वेलकम गाइस आफ्टर लॉन्ग कंसिडरेशन एंड रिसर्च मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला है जिसमें कि मैं आपको बता सकूं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कम टू जापान। और आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 5-6 साल में मुझे इतने सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट आई है कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको एक रोड मैप बता सकूं जापान में आने के लिए। वेदर आप एक स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो, ट्रैवलर हो या समवन जो कि अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो और जापान आने का आप प्लान कर रहे हो, देन इस वीडियो में मैं आपके साथ में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रोसेस शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं जापान में आने के लिए। एंड ऑल्सो ये वीडियो का मकसद कोई थ्योरी या मोटिवेशन देने के लिए नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, व्हाई जापान? जापान एक कंट्री है जिसमें अपॉर्चुनिटी ग्रो कर रही है, स्पेशली फॉर स्किल्ड पीपल। एजिंग पॉपुलेशन की वजह से लेबर शॉर्टेज क्राइसिस, कॉम्पिटेटिव आईटी के रीजन से इंजीनियर्स का डिमांड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए भी जापान में काफी सारे डोर्स अभी ओपन हो रहे हैं। और दूसरे साइड में जापान इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग रिसर्च एक्टिविटीज और साथ ही में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है, मैक्स्ड, जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जापान के गवर्नमेंट की तरफ से। जो अपने फील्ड में प्रोफेशनल बनने का ट्राई कर रहा है उनके लिए जापान प्रोवाइड करता है हाई जॉब सिक्योरिटी, क्लीन सेफ सिटीज एंड ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई नो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है इंक्लूडिंग ओवर टाइम, लोनलीनेस, जो कि डिपेंड करता है आपके खुद के पर्सनालिटी पे और आप कहाँ रह रहे हो और आपका आसपास का इन्वायरमेंट क्या है और आपका खुद का पर्सनालिटी क्या है। इन सब फैक्टर्स पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। जापान में आप बोथ क्वाइट लाइफ और एक्सट्रोवर्टेड लाइफ एंजॉय कर सकते हो, बट इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन जापान। और हाँ, और एक चीज़ आई वांट टू मेक क्लियर कि जितने भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई करने के लिए आए हैं, जॉब करने के लिए आए हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इस वीडियो से मैं कोई प्रोपेगेंडा पुश नहीं करने वाला हूँ। काफ़ी लोग ये वीडियो देख के ये सोचेंगे कि मैं इंडिया को जापान से कंपेयर कर रहा हूँ, बट ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, मैंने भी काफ़ी सारे ड्रीम्स लेके मैं जापान में आया हूँ, मैंने भी काफ़ी सारी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब मैं जापान में आया था तब मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई भी नहीं था कि आप अगर अभी जापान में आने का प्लान कर रहे हो तो आपको मेरे तरफ से जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सके मैं वो दे सकूँ। और आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हो जो कि आपको हेल्प कर रहा है आपका जापान में आने का ड्रीम पूरा करने के लिए। और इस वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन सो दैट यू कैन वर्क हार्ड, मेक योर ड्रीम ट्रू फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। इमेजिन करो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ जापान में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या फिर आपको जापान का पीसफुल लाइफ पसंद है। बचपन में आपने काफ़ी सारे एनिमे, मूवीज़ वगैरह जापान के देखे होंगे, वो आपको पसंद है, या फिर आपको जापान के लोगों का पीसफुल नेचर पसंद है। ऐसे सबके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको एक क्वेश्चन ज़रूर होगा और वो है हाउ। कैसे करें, लैंग्वेज कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है और कितना सेव करना है। बट जैसा मैंने आपको बोला, आपको गाइड और ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको मेरा रोड मैप शेयर करने वाला हूँ एज इफ मैं खुद क्या करूंगा इफ आई एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं टू क्लियर एनी कंफ्यूजन। प्रिपरेशन इन इंडिया। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट टू कम टू जापान। इंडिया में ही रह के आपको ये 4 चीजें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हो तो आपको क्या लगेगा, पासपोर्ट और वीजा। उसके अलावा आप जापान में कहाँ स्टे करने वाले हो, अकोमोडेशन, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स। और यहाँ पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट यू कैन मैनेज वेजिटेरियन फूड इन जापान। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए। आपको स्कूल का या कॉलेज का कितना खर्चा हो सकता है, आपका ईयरली खुद का मेंटेनेंस, खाने पीने का खर्चा कितना हो सकता है, अकोमोडेशन पे कितना खर्चा आ सकता है, देन आप यहाँ पे मेट्रो और बसेस यूज करोगे उसका खर्चा, एंड फाइनली इमरजेंसी सेविंग। और इस सब का जो अमाउंट है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लर्न जापानीज लैंग्वेज फर्स्ट। नो मैटर वॉट, अगर आपका जापान में आने का प्लान है तो आपको जापानीज सीखना ही पड़ेगा। अगेन विद द बेसिक्स। जापानीज लैंग्वेज के एग्जाम को बोलते हैं JLPT, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इसमें होती है 5 लेवल, N5 to N1। N5 जो होती है वो बेसिक लेवल होती है और जो N1 होती है वो नेटिव लेवल होती है। तो जब भी आप जापानीज पढ़ना स्टार्ट करते हो आई विल रिकमेंड कि आप बेसिक यानी N5 से स्टार्ट करो। देन आता है N4, N3, और यूजुअली जापान में जॉब के लिए N3 के ऊपर ही मांगते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपके पास में आपकी कोई स्किल हो, टेक्निकल रहो या नॉन टेक्निकल हो, और साथ ही में अगर आपके पास में N3 या N2 लेवल है तो आपको जापान में जॉब मिलने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए भी काफी इजी हो जाता है। नाउ हाउ टू स्टडी जापानीज। अगर मैं आपको जापानीज कैसे पढ़ना है अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बट द मोस्ट इजी वे टू लर्न जापानीज इज यूट्यूब। अगर आपको फ्री में जापानीज पढ़ना है, अगर आपके पास में थोड़ा टाइम है और अगर आपको थोड़ा फन वे में जापानीज पढ़ना है तो आप ड्यूओलिंगो से भी पढ़ाई कर सकते हो। वैसे मैंने स्पेनिश ड्यूओलिंगो से पढ़ी थी,
6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट आप कोई लोकल जापानीज लैंग्वेज स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हो और आपके घर के आसपास या आपके सिटी में कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ऑफलाइन जाके ही जापानीज सीखो। बट इनकेस अगर आपके सिटी में, आपके टाउन में जापानीज स्कूल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी जापानीज पढ़ाई कर सकते हो। बाय द वे, मैंने जापानीज सीखी थी यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जाके, जो कि था ऑफलाइन जापानीज कोर्स। बट अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप स्कूल नहीं जा सकते हो, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है जापानीज, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है जापानीज सीखने के लिए। मैं भी जब जापानीज सीख रहा था तो ये जापानीज ऐप मेरे फोन में डाउनलोड था और मैं इसी से ज्यादातर पढ़ाई किया करता था। और गुड थिंग इज ये ऐप फ्री में है। अब आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया में अगर जापानीज सीखना है तो उसका फीस कितना हो सकता है। तो मिनिमम आई विल से 7,000 to 8,000 मिनिमम इसका कोर्स स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 15,000 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, टीचर का एक्सपीरियंस और वो टीचर कहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बट ऑन एन एवरेज आप इंडिया में 12 से 13,000 तक जापानीज एक लेवल का सीख सकते हो। बट इफ यू वांट टू लर्न जापानीज इन जापान देन फिर आपका बजट काफी बढ़ जाएगा। आपका एक कोर्स का खर्चा आ सकता है मिनिमम 1 लाख to 5 लाख तक, और वो तो सिर्फ लैंग्वेज का खर्चा हो गया। रहने खाने का खर्चा आपका अलग से आ सकता है। तो जापान में अगर आप जापानीज सीखने का प्लान कर रहे हो तो बजट काफी ज्यादा रखना पड़ेगा। बट वही अगर आप इंडिया में जापानीज सीखना चाहते हो तो आप बहुत ही सस्ते में 10-20 हजार में आप इजीली जापानीज पढ़ सकते हो। बट यही है कि इंडिया में जापानीज सीखने के और जापान में आके जापानीज सीखने के दोनों के अलग फायदे और नुकसान है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इंडिया में जापानीज सीखना है या फिर जापान में आके जापानीज सीखना है। इसके बारे में हम आगे भी वीडियो में बात करेंगे। एजुकेशन ऑप्शंस इन जापान। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर आप जापान में पढ़ाई करने के लिए आने का प्लान कर रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या है, इनरोलमेंट कैसे करना है और उसका फीस कितना हो सकता है। बहुत से कंपनीज वीजा स्पॉन्सर नहीं करती है, तो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू द कंपनी यू शुड बी इन जापान। तो अगर आप जापान में जापानीज सीखने को आ रहे हो तो आपको थोड़ा खर्चा तो हो सकता है बट आपको इसका फायदा भी काफी मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। अगर आप जापान में बैचलर डिग्री करने के लिए या फिर मास्टर्स या फिर पीएचडी पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू कम टू जापान, और इसके बाद में आपको जॉब मिलना भी काफी इजी हो जाता है। बट इसमें दो सिचुएशन है, पहला है सेल्फ फंडेड और दूसरा है विद स्कॉलरशिप। तो अगर आप सेल्फ फंडेड आ रहे हो तो आपका आना काफी इजी हो जाता है, प्रोसेस सिंपल हो जाता है। बट अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू आना चाहते हो तो इसमें दो टाइप की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, एक तो फुल्ली फंडेड या फिर पार्शियली फंडेड। तो जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होती है वो देती है जापान की गवर्नमेंट, जो कि आप सभी को पता है मैक्स्ड स्कॉलरशिप, जो कि दी जाती है जापान के गवर्नमेंट की तरफ से, जो होती है फुल्ली फंडेड। जाने आने का खर्चा, रहने का खर्चा और ट्यूशन फी टोटली फ्री हो जाती है। और अगर आप प्राइवेटली फंडेड यानी खुद के पैसे लगा के जापान में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो तो इस केस में भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट वो होती है पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप। तो पहले आप एडमिशन ले लो कॉलेज में एंड देन कॉलेज विल हेल्प यू टू गेट स्कॉलरशिप, बट वो आपको मिनिमम 20% और मैक्सिमम 50% तक मिल सकती है। और कॉलेज का भी जो फीस होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन सिटी, कॉलेज का रैंकिंग और आप किस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो। बट मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 20 लाख तक आपका पर ईयर खर्चा जा सकता है ओनली फॉर कॉलेज। खाने पीने का, रहने का खर्चा अलग से। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन स्कूल को अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि जापान में आपको एजुकेशन करना है तो सबसे पहले आई विल रिकमेंड कि आप कॉलेज ढूंढो, आपको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। देन गो टू देयर वेबसाइट और उसमें एडमिशन के लिंक में जाके आप उनका प्रोसेस सबसे पहले चेक करो। फीस कितना है कॉलेज का, ड्यूरेशन कितना है, एडमिशन कब स्टार्ट होने वाली है, डेडलाइन कब, ये सब आपको रिसर्च करना है। देन आपको चेक करना है कि कॉलेज आपको कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, कि एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। मेनली आपको ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क, रिसर्च प्लान और अदर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और अगर इंग्लिश प्रोग्राम है तो आपको आपकी इंग्लिश प्रूव करने के लिए आइल्स या टोफेल एग्जाम देना पड़ सकता है। और अगर आप जापानीज प्रोग्राम लेना चाहते हो तो आपको जापानीज लैंग्वेज प्रूव करने के लिए एटलीस्ट N3 या N2 आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जापान में यूजुअली एडमिशन होती है स्प्रिंग में और ऑटम में। स्प्रिंग आता है अप्रैल में, ऑटम आता है अक्टूबर में। तो एडमिशन प्रोसेस को ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप 6 से 8 महीने पहले ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना। और एक बार आपने सारे फॉर्म ठीक से सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और आपको कॉलेज की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गया, देन कॉलेज विल सेंड यू COE, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। वो लेके आप आपके आसपास के एम्बेसी में, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया में जाकर आप वो COE सबमिट करोगे और स्टूडेंट वीजा को अप्लाई करोगे। तो इस प्रोसेस को करीब करीब 1 से 2 महीना लग जाता है। तो अभी हम बात करेंगे वीजा प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा को अप्लाई करना चाहते हो तो ये काफी ईजी है। कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लो, कॉलेज आपको भेजेंगी COE एंड देन वो COE आप एम्बेसी में सबमिट करोगे और आपको स्टूडेंट वीजा 1 से 2 महीने में इजीली मिल जाएगा। और उसका जो खर्चा होता है वो ज्यादा नहीं आएगा, वो अराउंड 2 to 5,000 इन तक आपको स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट को ये भी क्वेश्चन होता है कि जापान में आकर स्टूडेंट वीजा पे आप जॉब कर सकते हो या नहीं।
तो हाँ, आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी जॉब कर सकते हो, जो होता है पार्ट टाइम जॉब। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि आप वीकली ओनली 28 आवर्स ही जॉब कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप टाइम बढ़ा के अलग अलग जगह पे 28 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो तो वो यहाँ पर इलीगल माना जाएगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ऐसे रूल जापान में आकर मत तोड़िएगा। एक बार आपका जापान में आके एजुकेशन खत्म हो गया और आपको जॉब मिल गया, देन यू कैन कन्वर्ट योर स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क वीज़ा, दैट इज़ इंजीनियर वीज़ा या फिर हाईली स्किल्ड वीज़ा, जो कि चेंज करना काफ़ी इजी होता है। आप जापान के इमिग्रेशन ऑफिस में जाओगे, एक फॉर्म फिल करोगे और आपका जो ज़ायरो कार्ड है, रेसिडेंस कार्ड जिसमें कि स्टूडेंट वीज़ा लिखा होगा, वो आप सबमिट करोगे और आपको मिनिमम 45 डेज में आपका जो वीज़ा चेंज है वो आपके घर के एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। वंस यू लैंड इन जापान, सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा बैंक अकाउंट, आपको लेना पड़ेगा सिम कार्ड और आपका एड्रेस जो है वो आपको यहाँ के सिटी हॉल में जाके रजिस्टर कराना होगा। और ये सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इंकान यानी कि हांको, एक स्टैम्प होता है जो कि आपकी सिग्नेचर होती है। और ये है मेरा हांको, इस तरीके से ये दिखता है लाइक दिस, और इस पे आपका नाम यहाँ पर लिखा होगा। इट्स अ सिग्नेचर, यानी हम इंडिया में हाथ से साइन करते हैं, बट जापान में आप इस टाइप के हांको यानी कि स्टैम्प से आप साइन करोगे। अगर ये आपके पास में नहीं है तो आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते, आप सिम कार्ड भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज करियर एंड जॉब हंटिंग। इस सेक्शन में इट विल डिपेंड कि आप कौन से जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप जापान के कौन से सिटी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको जॉब कैसे ढूंढना है। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर आप इंडिया में रह के जापान में जॉब अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी जापान में हो और जापान से आप जापान में जॉब अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि बात ऐसी है कि जापानीज कंपनी कुछ कंपनीज स्पॉन्सर करती है वीज़ा को, कुछ कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करती है। तो अगर आप जॉब एप्लीकेशन के टाइम पर इंडिया में हो तो पॉसिबली हो सकता है कि वो आपको जॉब ना दे, भले आपके पास में जापानीज स्किल रहो, आपका खुद का कोई टेक्निकल स्किल रहो, आप अप्लाई कर रहे हो, बट दे विल नॉट गिव यू वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो उस केस में आपको जापान में रहना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि आप इंडिया में रहकर भी जापान में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि गाइजिन पॉट, दाई जॉब, हेलो वर्क, जॉब्स इन जापान और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी और आप वहां से जापान में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप लिंक्डइन से भी जापान में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो काफी अच्छी तरीके से उसको बनाओ। तो आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आपके सीवी की तरह होगा। तो जब भी आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करोगे या फिर आप किसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करोगे और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप मेंशन करोगे तो सबसे पहले आप उस प्रोफाइल में वो कंपनी जाएगी, आपका प्रोफाइल एक्सपीरियंस सब चेक करेगी एंड देन ओनली दे विल डिसाइड कि आपको अगले राउंड में एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट में भी जाके करियर में जाके अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको राकुतेन में अप्लाई करना है तो उनके कंपनी वेबसाइट में जाओ, करियर वेबसाइट पे क्लिक करो और जो जो भी ओपनिंग्स है और आपके स्किल मैच कर रहे हैं, प्रोफाइल एजुकेशन मैच कर रहा है, आप डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा रिक्रूटिंग एजेंसीज भी होती है जहां पर आप आपका प्रोफाइल क्रिएट कर लो और वो रिक्रूटिंग एजेंसीज आपके लिए जापान में जॉब ढूंढेंगी। तो ये रिक्रूटिंग एजेंसीज में आती है हेज, रॉबर्ट वॉल्टर, माइकल पेज, JAC रिक्रूटमेंट, स्किल हाउस, ऐसे काफी सारे रिक्रूटिंग एजेंसीज है जहां पर आप जाकर आपका प्रोफाइल बना लो एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड जॉब। और इस केस में आप रिक्रूटर से बात कर सकते हो, आपका प्रोफाइल, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप उनको डिटेल में बता सकते हो कॉल पे। और बात सब होने के बाद में वो आपका करियर किस तरीके से जापान में वो जॉब आपके लिए ढूंढ सकते हैं वो आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड जॉब इन जापान। अब आप जब भी जापान में जॉब के लिए अप्लाई करते हो सबसे मेन चीज होती है रिज्यूमे, जिसको जापानीज में बोलते हैं रिरेकेशो। तो जब भी आप किसी जापानीज कंपनी को अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो CV है उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जापानीज स्टाइल से। और साथ ही में आपको कुछ कंपनी में हो सकता है पॉसिबली आपको 2 रिज्यूमे मांगे, 1 जापानीज स्टाइल, 1 इंग्लिश स्टाइल। तो आपको 2 रिज्यूमे ऑलरेडी बना के रखना पड़ेगा क्योंकि जापानीज लोगों को ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे क्लियरली उनको बता दो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं आता है, तो मे भी शायद उनको आपके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया और आपको जापान में जॉब मिल गया तो आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि जापान में सैलरी कितनी होती है। तो ये अब डिपेंड करेगा कि आपका जॉब कौन सा है, आप कौन से सिटी में हो और आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हो। बट अगर आपको मैं ऑन एन एवरेज जापान का सैलरी बता दूं तो यहाँ पर फ्रेशर का सैलरी स्टार्ट होता है 3 मिलियन से लेके 5 मिलियन येन पर ईयर। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपका एनुअल सैलरी हो सकता है 1.5 मिलियन टू 2.5 मिलियन येन पर ईयर। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको जापान में अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो उसके लिए व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल है जो कि अगर आप डेवलप कर लो तो आपको जापान में IT फील्ड में अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। जैसे कि आप पाइथन लैंग्वेज जापान के हर मोस्टली कंपनीज में यूज होती है। क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे कि GCP, AWS, अज्यूर, ये क्लाउड कॉमनली जापान में यूज़ किए जाते हैं IT कंपनीज में।
ये भी आप पढ़ के 1-2 सर्टिफिकेशन इसके भी ले सकते हो। साथ ही में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि रेड हैट, लिनक्स अगर आपको आता है, अच्छे आप कमांड्स आपको इसके याद है, तो आप ये स्किल बेसिस पे भी जापान में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टीचिंग के लिए जापान में अप्लाई कर रहे हो एज ए इंग्लिश टीचर, तो आई विल रिकमेंड कि आप टेसोल या TEFL सर्टिफिकेशन होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो जापान में इंग्लिश टीचर बनने के लिए। और साथ ही में अगर आपका N3 N2 आपके पास में है तो आपको इंग्लिश टीचर का जॉब भी जापान में इजीली मिल सकता है। हेल्थ केयर फील्ड में भी जापान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट मैं आपको जॉब्स के ऐसे लिस्ट बताने वाला हूँ जो कि इंडियंस के लिए जापान में हाई डिमांड में है। तो ये जो जॉब्स है वो बोथ मेन एंड वुमेन के लिए अप्लीकेबल है, या फिर जिनका 10th और 12th हुआ है वो इस टाइप के जॉब्स अगर आगे करना चाहते हैं जापान में तो अभी से वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। या समवन जो भी मिडवे में है और अपना करियर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं जापान में जॉब से रिलेटेड, तो ये सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी उनके लिए अवेलेबल है। सो फर्स्ट इन डिमांड जॉब जापान में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT इंजीनियर। तो अगर आप जापान में IT फील्ड में जॉब करना चाहते हो या फिर अभी आप कोई भी फील्ड में हो और आपको IT में ट्रांजिशन लेना है, चेंज करना है अपने करियर को, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आपके जो टेक्निकल स्किल्स है वो थोड़े ग्रो कर लो। तो अगर आप IT इंजीनियर के लिए जापान में जॉब करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन लर्न, यू कैन डू पाइथन, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, GCP, AWS, Azure, इन तीनों में से किसी एक क्लाउड को पकड़ो और इसमें ही थोड़ा एक्सपर्टीज लो, सर्टिफिकेशन करके एग्जाम पास करो। दैट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड गेटिंग द जॉब इन जापान। और साथ ही में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स, रेड हैट, जो कि कॉमनली जापान के हर कंपनीज में यूज की जाती है। नेक्स्ट है डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियरिंग। तो आप जापान में क्लाउड इंजीनियर बोल के भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि गूगल क्लाउड, AWS, Azure, अगर तीनों में से अगर आप किसी एक में एक्सपर्ट हो तो आप जापान में उस स्किल के बेसिस पे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जापान में रिसेंटली AWS क्लाउड इंजीनियर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। IoT इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी जापान में ज़्यादा हाई डिमांडिंग जॉब अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जापान के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करना चाहते हो, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप CAD CAM और मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशन जैसे कि सिक्स सिग्मा, लीन टेक्नोलॉजी जो होती है वो अगर आप अच्छे से कर लो, कुछ सर्टिफिकेशन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ले लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेटिंग जॉब्स इन मैकेनिकल एंड IoT फील्ड। इसी के अलावा आप अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश टीचर को। और आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि इंग्लिश टीचर का जो सैलरी होता है वो एज कम्पेयर टू इंजीनियर्स के बराबर होता है। तो जापान में इंग्लिश बोलने वाले जापानीज बहुत कम है और उनको इंग्लिश सीखना है और टीचर्स काफ़ी कम है। तो अगर आप जापान में एज ए इंग्लिश टीचर आना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है। और उसके लिए आपको बस एक TEFL, टेसोल का सर्टिफिकेशन लगेगा। और अगर आपके पास में JLPT का N4, N3 या फिर N2 अगर है तो दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर चांसेस टू बिकम इंग्लिश टीचर इन जापान। तो अगर आपको इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना है तो ALT इज़ अ गुड वेबसाइट जहाँ पर आप जाके क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट सब कुछ चेक कर सकते हो और वहाँ पर आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि अभी जापान का पॉपुलेशन बहुत ही घटते जा रहा है और एजिंग पॉपुलेशन रिसेंटली काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो जापान में केयर वर्कर का काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है। तो अगर आप इस फील्ड में हॉस्पिटैलिटी और केयर गिविंग में अगर आप जापान में अपना करियर बनाना चाहते हो तो दिस इज़ अ गुड टाइम। और ये आप अप्लाई कर सकते हो SSW वीज़ा के अंडर, जो कि हम थोड़ी देर में ही उसके बारे में बात करेंगे कि SSW वीज़ा क्या होता है। इसके अलावा और भी जॉब्स है जापान में जो कि अभी रिसेंटली इंडियंस के लिए काफ़ी हाई डिमांड में है। तो आप ये लिस्ट चेक कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में जापान में अपना करियर बनाना है और उस तरीके से आप प्लान बना के तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आज जापान में नेशनल हॉलीडे है तो उसके चलते मुझे टाइम मिल रहा है इतना बड़ा वीडियो शूट करने के लिए। और आज वेदर भी देख लो कितना खुला खुला सा है। इतने दिनों से बारिश, टाइफून वगैरह चल रहा था यहाँ पर, आज वेदर काफ़ी ठीक ठाक हुआ है यहाँ पे। तो हो गया हमारा कॉफ़ी ब्रेक। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से जो है बजटिंग हैक्स एंड सेविंग टिप्स। तो एक बार आपका जापान में आना फिक्स हो गया फॉर स्टडी, फॉर जॉब या फिर अगर आप ट्रैवलिंग के लिए भी आ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लाइट। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन फ्लाइट। तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव फ्लाइट मिलती है। यहाँ पर 3 मेजर फ्लाइट चलती है, एना, जाल और एयर इंडिया। तो डायरेक्ट फ्लाइट जो होती है वो नरिता और हानेदा पर आती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो व्हाट आई विल रिकमेंड, अगर आप ट्रांसफ़र फ्लाइट या फिर ट्रांजिट फ्लाइट अगर लेते हो, कनेक्टिंग फ्लाइट,
उसमें आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। तो थाईलैंड हो गया, मलेशिया, वियतनाम, यहाँ पर अगर आप ले ओवर कर रहे हो 3 से 5 घंटे का, और वहाँ से अगर आप जापान में आ रहे हो तो आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो, मोर देन 20 to 40%। और हाँ, और एक चीज़, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई विल हाईली सजेस्ट और रिकमेंड कि आप एयर इंडिया से ट्रैवल मत करना। इतने 8, 9, 10 साल में मैंने एयर इंडिया से काफ़ी बार ट्रैवल किया है और मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। बट अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं, भले ही टिकट महंगा क्यों ना होने, तो जब भी मैं इंडिया आऊँगा, इंडिया से जापान आऊँगा, आई विल कंसिडर जाल और एना एयरलाइंस, जो कि जापान का है, या फिर कोई और देश का एयरलाइंस जो कि एयर इंडिया नहीं है। क्योंकि रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है एयर इंडिया के साथ में, वो देख के, और बाकी जो टोक्यो से इंडिया जो फ्लाइट जाती है, फिर इंडिया से जो जापान में फ्लाइट आती है एयर इंडिया की, उसमें मैं बहुत बार ट्रैवल किया है और आई नो वो फ्लाइट कैसे चलता है, कैसे वहाँ पे इंटरनल सिस्टम होता है। आई विल हाईली सजेस्ट कि आप भले ही टिकट महंगा रहने दो, कंसिडर गुड फ्लाइट टिकट। एक बार आप जापान में आ गए तो अकोमोडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और यहाँ पे अगर आपको घर ढूंढना है तो बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत से यहाँ पर स्टाफ होते हैं जो कि सिर्फ जापानीज में बात करते हैं। जैसे हम इंडिया में अगर हमको घर रेंट करना है तो हम डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से बात कर लेते हैं और उनसे रेंट निगोशिएट करके हम डायरेक्टली रह सकते हैं। बट जापान में वैसा सिस्टम नहीं है। जब भी आपको घर रेंट करना होता है, यू हैव टू गो टू द एजेंट ऑफिस, वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। 2 साल का मिनिमम यहाँ पे घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड देन ओनली यू कैन रेंट हाउस। और बहुत सारे घर में यहाँ पर फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं। और बहुत से केस में ऐसा भी होता है कि अगर आपको जापानीज आती है तब ही लैंडलॉर्ड आपको घर देगा, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट ठीक से कर पाए। तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा लियो पैलेस, जो कि फॉरेनर फ्रेंडली है। यहाँ पर आप जब भी रहने के लिए आओगे तो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का भी होता है, कभी कभी 6 मंथ्स का भी होता है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए रहना है तो मिनिमम 3 मंथ्स का भी कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो। और अच्छी बात इस लियो पैलेस की ये है कि यहाँ पर आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। रेफ्रिजरेटर, AC, TV, वॉशिंग मशीन, गैस, सब कुछ इस घर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। आपको बस एक गद्दी और एक तकिया खरीदना है, ब्लैंकेट खरीदना है, और आप पहले ही दिन से इस घर में इजीली रह सकते हो। और डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इस घर का रेंट भी काफ़ी सस्ता होता है। जापान में जब मैं आया था तो पहले 2 साल में इसी लियो पैलेस में रहा था। और जापान में जितने भी घर होते हैं जो स्टेशन के पास में होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि जितना घर आपका स्टेशन से दूर रहो, 10 से 15 मिनट के रेडियस में, मैक्सिमम 20 मिनट के रेडियस में, उतना ही घर बड़ा और सस्ता आपको मिल जाएगा। अगर आप एज ए स्टूडेंट जापान में आना चाहते हो और पैसा यहाँ पर बचाना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आओ। तो सबसे मेजर स्कॉलरशिप जापान में है MEXT, मैक्स्ड स्कॉलरशिप। दूसरी स्कॉलरशिप है जासो स्कॉलरशिप। और अगर ये दोनों भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव होती है, थर्ड स्कॉलरशिप होती है कॉलेज फंडिंग। तो कॉलेज की भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप यहाँ पर होती है, जो कि आपको आफ्टर एडमिशन, यानी अगर आप अपने आप को सेल्फ फंडेड कर रहे हो, एडमिशन लेने के बाद में कॉलेज आपको हेल्प करेगी पार्शियली स्कॉलरशिप मिलने के लिए। और मुझे बहुत से DM और कमेंट्स आए हैं मनी ट्रांसफर से रिलेटेड। तो मैं अभी जापान में हूँ और मैं जापान से इंडिया में पैसे कैसे सेंड करता हूँ, तो इसका बेस्ट आंसर है, जो कि मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, वो है वाइस ट्रांसफर वाइस, जो कि एक मनी ट्रांसफर कंपनी है। तो आप जापान में रह के या फिर देश के कोई भी कोने में रह के आप इंडिया में पैसे भेज सकते हो। पिछले 7 से 8 साल मैं ये सर्विस यूज कर रहा हूँ और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। और एज कम्पेयर टू अदर जो कंपनीज है जो कि हेल्प करती है मनी ट्रांसफर के लिए, इनका जो रेट है, कमीशन है, बहुत ही कम है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप जापान में आ रहे हो तो आपका ट्रांसफर वाइज अकाउंट बना लेना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल पे काफ़ी सारे फीमेल ऑडियंस भी है और वो काफ़ी मेहनत कर रही है, प्लान कर रही है जापान में अपना करियर बनाने के लिए, यहाँ पर पढ़ाई के लिए या फिर जॉब करने के लिए। और हमें काफ़ी सारे उनके कमेंट्स भी आते हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी तरफ से जितना हो सके मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आई नो जापान आने के लिए फीमेल को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि जो मिडिल क्लास की फीमेल होती है उनको घर से एक तो बाहर जाने नहीं दिया जाता है, और जब भी वो जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं। और अगर वो एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रगल उनको झेलने पड़ते हैं, अच्छे नंबर्स उनको लाने पड़ते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी काफ़ी सारे इश्यूज उनको होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे फैमिली को कन्विंस करना। तो आई विल शेयर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि आप कॉन्फिडेंटली जापान में आ सको। तो फर्स्ट हम अभी बात करेंगे फीमेल स्टूडेंट्स जो कि जापान में पढ़ाई करने के लिए आना चाहती है। जापान में सेफ्टी को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आपको कंसर्न है अकोमोडेशन का, कहाँ पर रहना है, कैसे रहना है, और फीमेल अकेले रह सकती है या नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लियो पैलेस। बहुत ही सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है और वुमन सेफ्टी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी के साथ में आप फीमेल ओनली डॉर्मिटरी में भी रह सकते हो, शेयर हाउस में रह सकते हो जहाँ पे ओनली लड़कियाँ रहती है और जो कि स्टूडेंट्स होती है। और रूम प्राइवेट होता है आपका, बट जो किचन होता है, बाथरूम होता है, वो कॉमन होता है। तो आप आपके स्कूल के या यूनिवर्सिटी के पास में इस टाइप के लियो पैलेस, डॉर्मिटरी या फिर फीमेल ओनली हॉस्टल ढूंढ सकते हो। तो ऐप जैसे कि साकुरा हाउस, शेयर हाउस जापान और लियो पैलेस, इन
इनके वेबसाइट पे जाकर आप इस टाइप के अपार्टमेंट, इस टाइप के डॉर्मेटरी, हॉस्टल या फिर लो पैलेस ढूंढ सकते हो। एनजीओ बेस्ड स्कॉलरशिप भी लड़कियों को यहाँ पर मिलती है जो परस्यू कर रही है स्टेम या फिर ह्यूमैनिटीज। यू कैन चेक जापान वुमन यूनिवर्सिटी या फिर एशिया फाउंडेशन। जापान के हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में वुमन ओनली सपोर्टिंग सेल होता है, काउंसलिंग हेल्प होता है और एंटी हरासमेंट पॉलिसी होती है। तो आपको यहाँ पर रहने से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगे। और जापान में यूजुअली हर रेलवे स्टेशन के पास में आपको कोबान यानी कि पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी छोटा मोटा इशू है तो आप इस टाइप के कोबान में जा सकते हो और आपका जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है आप यहाँ पर बता सकते हो। और यहाँ की पुलिस बहुत ही पोलाइट और हेल्पफुल होती है। और अगर आपको घर पे भी कुछ दिक्कत हो रही है तो आप 119 पे कॉल कर सकते हो और जो आसपास के पुलिस स्टेशन है वो आपके घर पे विद इन 5 to 10 मिनट्स पहुंच जाएंगे। जापान में लड़कियां पार्ट टाइम जॉब भी काफ़ी इजीली कर सकती है। तो यहाँ पर यूजुअली आप हॉस्पिटैलिटी में, किसी होटल में या फिर कैफे शॉप में भी इजीली यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और अगर आपका शिफ्ट नाइट में भी है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर रोड के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। अगर कोई फीमेल लैंग्वेज पढ़ने के लिए भी जापान में आ रही है तो उनके लिए भी स्पेसिफिकली लैंग्वेज स्कूल की तरफ से डॉर्मेटरी या फिर हाउस सपोर्ट दिया जाता है जो कि स्पेसिफिकली गर्ल्स ओनली होता है। सेकंडली, जो लड़कियां अभी जापान में जॉब हंटिंग या फिर जॉब से रिलेटेड जापान में आना चाहती है, रिसेंटली जापान में फीमेल वर्कफोर्स काफी बढ़ रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। जापान के यूजुअली सारे ऑफिस में वर्क लड़कियों के लिए वर्क प्लेस इक्वालिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन होता है। फिर वो जापानीज लड़की रहो या फिर कोई फॉरेनर रहो। स्ट्रिक्ट लेबर लॉज होते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। आपको मैटरनिटी लीव दी जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो एंड सेफ्टी लॉ भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी बहुत सी जापान में ऐसी कंपनीज हैं जो कि वुमन को रिमोट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये उनके लिए काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। लास्टली, मैं आपको कुछ ट्रैवल और सेफ्टी टिप्स देना चाहूंगा। जापान में ट्रैवल करते समय अगर आपको जापानीज बिल्कुल भी नहीं आती है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आपके फोन में गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो। तो आप टाइप करके भी उनको जापानीज टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जापानीज कर सकते हो या फिर आप बात कर सकते हो इंग्लिश में और ऑटोमेटिकली जापानीज में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है थोड़ा बहुत % तक ईजी हो जाएगा। जापान में आप सोलो कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर सकते हो। यूजुअली फीमेल भी यहाँ पर सोलो इजीली घूम सकती है, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आपका लास्ट ट्रेन कभी भी मिस मत करिएगा। अगर आपने आपका लास्ट ट्रेन मिस कर दिया देन फीमेल के लिए भी थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर रोड पे बैठ नहीं सकते। स्टेशन यहाँ पर 12 बजे के 1 बजे के बाद में लास्ट ट्रेन जाने के बाद में बंद हो जाती है, तो फिर आपको रोड पे या फिर स्टेशन पे आप नहीं रुक सकते, तो आपको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। और काफी सारे अभी अकोमोडेशन ऐसे होते हैं कि हाई पीक टाइम पे अकोमोडेशन भी आपको नहीं मिलते हैं, तो आपको सोने का या फिर रात में स्टे करने का काफी दिक्कत हो सकता है। जापान में काफी अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप कुछ ऐसे सेफ्टी एप्स आपके फोन में डाउनलोड कर लो जो कि आपको अलर्ट मिलते रहेंगे। यूरेकुरु ऐप जो कि आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड अपडेट्स देते रहेगा। सेफ्टी टिप्स जापान, ये भी आप आपके फोन में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप जापान में ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं कि विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप जा रहे हो तो आपका बिल बहुत बड़ा आ सकता है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जॉब के लिए है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म रह रहे हैं, तो उनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना जरूरी है। तो अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, आपका जापान में हेल्थ इंश्योरेंस बना हुआ है, तो आपको 70% ऑफ हो जाएगा एंड यू विल पे ओनली 30% जो भी आपका हॉस्पिटल का बिल आया है। और जापान में काफी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश सपोर्ट स्टाफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट उस केस में आपको थोड़ा एडिशनल फीस इंग्लिश सपोर्ट के लिए देना पड़ सकता है। अगर मैं ड्रेस कोड की जापान में बात करूँ तो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप किसी श्राइन या टेम्पल में जा रहे हो तो आप रिवीलिंग ड्रेस मत पहनिएगा। यहाँ पर श्राइन और टेम्पल में वैसे ड्रेस अलाउ नहीं है। ऑफिस में भी अगर आप जा रहे हो तो नॉर्मल आप ऑफिस के जो वैसे ड्रेस कोड यहाँ पर नहीं होता है, बट अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हो तो आपको सूट टाई पहनना तो जरूरी है। बट अगर आप IT में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो वैसे कुछ ड्रेस कोड होता नहीं है, बट सेंसिबल क्लॉथ आप पहन सकते हो। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेन लोगों के लिए अगर वो बियर्ड या फिर लंबे बाल, जैसे मेरे बड़े बाल है, तो ऐसे आप ऑफिस में जा सकते हो क्या, क्योंकि जापान में ज़्यादातर जापानीज लोग क्लीन शेव करते हैं। तो फॉरेनर के लिए वहाँ पर क्या रूल है, तो अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो पिछले 9 साल में मैंने कभी यहाँ पे शेव करके ऑफिस में नहीं गया हूँ। यूजुअली मैं इतना बियर्ड रखता ही हूँ और मेरे बाल भी काफ़ी बड़े हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको जापान के ऑफिस में कोई फोर्स करेगा या फिर आपको स्ट्रिक्टली बोलेगा कि आपको शेव करके ही आना है। बट हाँ, इन केस अगर आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो और
आपको खुद को लग रहा है कि हाँ आई शुड शेव, अगर मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, अगर बियर्ड में मैं अच्छा लग रहा हूँ तो नो नीड टू डू इट। बट अगर आपको खुद से अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपको शेव करना है तो यू कैन डू इट। बट आपको आपका बॉस या मैनेजर फोर्सफुली कभी ये चीज नहीं बोलेगा। अभी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि जापान में टाइम का बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है। तो आप जो भी चीज यहाँ पर करोगे आपको टाइमली मैनर में ही करना है। अगर आप ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे है तो आपको 9 बजने को जब 2 मिनट बचे रहेंगे तब आपको पहुंचना है। आप अगर किसी को अपॉइंटमेंट टाइम दे रहे हो 10 o'clock तो बराबर आपको 10 o'clock को ही पहुंचना पड़ेगा। और साथ ही में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस में आपको मिसबिहेव नहीं करना है। रिसेंटली में काफी सारे न्यूज ऐसे देखा है कि यहाँ पर जो इंडियंस लोग हैं ट्रैवलिंग के लिए आए या फिर यहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे मिसबिहेव किया है यहाँ पर। इसके चलते होता ऐसा है ना कि 1 या 2 इंडियंस की वजह से सारा इंडिया का जो इमेज है वो पूरा खराब हो जाता है। जो लोग ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी जापान में है वो यहाँ का रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जापान में एक पॉलिटिकल पार्टी है सांसेतो बोल के, और वो कंट्रोल कर रही है फॉरेनर्स को, क्योंकि रिसेंटली पिछले 2-3 साल में बहुत फॉरेनर्स जापान में आ रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो जैसे इंडिया में होता है इलेक्शन आते हैं तो एक टॉपिक हम पकड़ लेते हैं इलेक्शन पार्टी, और उसी के चलते वोट मांगने की कोशिश करते। तो वैसे ही जापान में जो अभी नई पार्टी है वो फॉरेनर्स इमिग्रेशन से रिलेटेड वोट मांग रही है, और काफी सारे जापानीज लोग, लोकल जापानीज लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं चाहता कि जापान में इंडियन का जो इमेज है ऑलरेडी अच्छा बना हुआ है वो कुछ गिने चुने इंडियंस के वजह से खराब हो जाए। जो लोग सीरियसली स्टेप अप करना चाहते हैं, अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, नया चैलेंज लेना चाहते हैं, नए कंट्री में आके कुछ नया करना चाहते हैं, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड राइट टाइम फॉर यू। जापान में स्किल, डिसिप्लिन और कल्चर को काफ़ी वैल्यू दी जाती है, और ये जो क्वालिटीज़ है हम इंडियंस में ऑलरेडी होती है। दोस्तों मैंने अभी मोर देन 200 लोगों के साथ में 1-on-1 कंसल्टेशन किया है रिगार्डिंग स्टडी इन जापान, जॉब्स इन जापान। और सबसे पहले मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा है कि वाई जापान, आपको जापान में क्यों आना है, आपका क्या पर्पस है यहाँ पर आने का। और काफ़ी लोगों ने मुझे सिमिलर आंसर किया है कि हमें जापान का टेक्नोलॉजी पसंद है, जापान का हमें कल्चर पसंद है, यहाँ का फूड पसंद है, या फिर बचपन से मैं एनीमे देख रहा हूँ। तो ये आंसर सुन के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था कि ये रीज़न नहीं हो सकता है जापान में आने के लिए। क्योंकि जब भी आप जापान में स्टडी से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दोगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि वाई जापान। तो आप ये आंसर नहीं दे सकते हो। तो आप बैठो, अपने आप से सीरियसली पूछो कि आपको जापान में क्यों जाना है, आपका क्या पर्पस है, आपका विजन क्या है, अगले 5 साल में आप क्या अपने आप को कहाँ देख रहे हो, आपको क्या बनना है, आपकी क्या स्किल्स है, और जापान जाके आप और अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हो, ये अपने आप को पूछना है। और एक कॉन्क्रीट रीजन या आंसर आपको बनाना पड़ेगा जापान में जाने के लिए। और जापान आपको जाना है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। पेन पेपर लो या फिर एक एक्सेल शीट बनाओ, प्रॉपर आपका जो प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। तो शॉर्ट टर्म प्लान आप 3 months to 6 months का हो सकता है, मिड टर्म प्लान आपका 1 साल का हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म प्लान आपका 2 से 5 साल का या 10 साल का भी हो सकता है। तो आपको इनको ठीक से लिखना है, एक्शन प्लान लिखना है, और उसको कैसे एक्शन में लाना है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो एक एक्सेल शीट लो, पेन पेपर लो, और अच्छे से अपना जो जापान आने का जो प्लान है वो अच्छे तरीके से बनाओ, भले ही आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब के लिए आना चाहते हो। ऑफकोर्स ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा आपके जापान रिलेटेड क्वेश्चन से। बट अगर आप 1-on-1 कंसल्टेशन भी चाहते हो जिसमें मैं आपको वीडियो कॉल पे डिटेल में आपको आपके स्टडी से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, या फिर अगर आप ट्रैवलिंग के लिए भी जापान में आ रहे हो मैं आपको गाइड कर सकूं, तो आप मेरा 1-on-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा है। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी मैं काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, या फिर कोई क्रिएटर हो, विथ राइट अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क आप जापान में अपना जो ड्रीम है यहाँ पर आके आपका करियर बनाने का, वो आप इजीली आप इसको अचीव कर सकते हो, एंड इट्स पॉसिबल। तो चलो आई विल एंड दिस वीडियो यहीं पर। हमारे जो रेगुलर व्लॉग्स है वो तो आते ही रहेंगे, JLPT, MEXT और बाकी जो करियर ऑप्शंस है जापान में। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे इतने बिजी स्केड्यूल में आपके लिए इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।